नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है सुमन का अनपढ़ होना बना अभिशाप। दोस्तों, कहानी के 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस तीसरे पार्ट को शुरू करते हैं। नीरज और सुभाष दोनों इलाहाबाद से भी आगे के 2-3 स्टेशन पर जाकर सुमन के पंपलेट वाली फ़ोटो चिपका देते हैं। घर वालों को वापस आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन सुभाष और नीरज अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। वो लोग उधर अपने तरफ से सुमन को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी सफलता नहीं मिल रही थी। फिर वो दोनों थक हार कर वापस अपने घर आ जाते हैं। घर आने पर सभी लोग उन दोनों को घेर कर बैठ जाते हैं। सुमन की बेटी अपने पिता से कहती है, बाबूजी, माँ कहाँ है? माँ को आप लोग कहाँ छोड़ दिए? सुमन की बेटी के सवालों का जवाब सुभाष जी के पास नहीं था। सुभाष अभी अपने आप को पूछ रहा था कि उसने सुमन को कभी भी क्यों वर्तमान के साथ जीना नहीं सिखाया। उसे कभी फ़ोन करना, फ़ोन उठाना, फ़ोन नंबर देना, याद रखना। वह तो हिंदी में भी बात करना नहीं जानती थी। मैंने उसे हिंदी में बात करना भी नहीं सिखाया। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। ऐसी सोचकर सुभाष का दिल बैठा जा रहा था। नीरज और सुभाष सुमन को ढूंढ ढूंढ कर थक गए। उसके बाद वो दोनों वापस घर आ गए थे। घर आने पर उनसे उनके बहुत सारे रिश्तेदार मिलने आए। सुमन के बारे में सभी पूछते थे और दुख प्रकट करते थे और फिर चले जाते। दिन भर घर में लोगों का तांता लगा रहता था। नीरज और सुभाष को उधर से वापस आए 2 दिन बीत गए थे। वो लोग बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। उन दोनों की ट्रेन यात्रा लगभग 15 दिन की हो चुकी थी। उन्हें आराम बिल्कुल भी नहीं मिला था। नीरज और सुभाष के घर वापस आने के 2 दिन बाद सुभाष के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है। सुभाष फ़ोन उठा लेता है और हेलो कहता है। उधर से एक व्यक्ति की आवाज़ आती है, हेलो। पंपलेट में सुमनबाई पति सुभाष लिखा हुआ है और यह फ़ोन नंबर भी था, तो मैंने आपको कॉल कर लिया। क्या आप उस महिला सुमन के घर से बोल रहे हैं? सुभाष, हाँ जी, मैं सुभाष बोल रहा हूँ। आप कौन हैं? जी, हम प्रतापगढ़ से बोल रहे हैं। पंपलेट में जो महिला है वह अभी हमारे इलाके में देखी गई है। सुभाष, अच्छा, तो आप उस महिला को देखे हैं? वो व्यक्ति कहता है, हाँ, अभी वह हमारे सामने ही है। सुभाष, अच्छा, आप अपना पता बता दीजिए, हम पहुंच जाएंगे। हमारे पहुंचने तक आप उसे अपनी निगरानी में ही रखिए। वो व्यक्ति कहता है, हाँ जी, हम कोशिश करते हैं। आप थोड़ा जल्दी से पहुंचने की कोशिश कीजिए। सुभाष, हमें पहुंचने में थोड़ा समय लग जाएगा। वह व्यक्ति, ठीक है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। उसके बाद सुभाष फ़ोन रख देता है और घर वालों को खुशी खुशी आवाज़ देता है। सुभाष की आवाज़ सुनकर सभी उसके पास दौड़ कर आते हैं। सुभाष बताता है कि सुमन मिल गई है, प्रतापगढ़ में है। अभी एक आदमी का फ़ोन आया था। वह बता रहा था कि सुमन अभी उसकी आंखों के सामने ही है। हमको अभी के अभी ही यहाँ से निकलना होगा सुमन को लेने के लिए। सुभाष की बात सुनकर घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं और भगवान का लाख लाख धन्यवाद करते हैं कि सुमन मिल गई। इस बार नीरज, सुभाष और सुभाष का बड़ा बेटा रजत तीनों सुमन को लेने के लिए घर से निकलते हैं। वो तीनों ट्रेन में बैठने के बाद उस अनजान फ़ोन नंबर वाले व्यक्ति से फ़ोन पर बातें करते हुए उसे बताते हैं, हम लोग सुमन को लेने के लिए निकल पड़े हैं। वो व्यक्ति, ठीक है, सुमन अभी भी अपने ही इलाके में है, लेकिन हमने उससे अभी तक इस बारे में बात नहीं की है। क्या पता बातचीत करने पर वह कहीं गलत ना समझ ले। तब नीरज उस आदमी से बात करता है, कहता है, आप उसे अपने घर लेकर चले जाइए। हम पहुंचने पर आपके यहाँ से भाभी जी को ले लेंगे। वह व्यक्ति, अनजान महिला को हम अपने घर में कैसे लेकर जाएं? हमने उससे कहा कि चलिए हम आपको पुलिस स्टेशन में पहुंचा देते हैं, लेकिन वह अपने पास किसी को आने नहीं देती और डंडा लेकर पीछे दौड़ती है और साथ में गुस्सा भी करती है। नीरज, ठीक है, हम लोग पहुंचने पर आपसे संपर्क करेंगे। सुमन इस तरह अपने परिवार वालों से बिछड़ गई थी और उसके पास ना फ़ोन था,
और ना ही रुपये थे और कुछ भी नहीं था। इसलिए उसे बहुत गहरा सदमा लगा था। वह अपने आपे से बाहर हो गई थी और उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वह बेसुध सी इधर-उधर भटकती रहती थी। वह पागलों जैसी हरकत करने लगी थी। अच्छे कपड़े गंदे हो गए थे और फट भी गए थे। इतने दिनों तक सुमन ने नहाया भी नहीं था। उसे किसी भी चीज़ की सुध नहीं थी। वह बस आंसू बहाते हुए इधर से उधर घूमती हुई भटकती फिरती थी। ट्रेन की लंबी यात्रा के बाद वो तीनों लोग प्रतापगढ़ पहुंचते हैं। रास्ते में वो लोग उस अनजान व्यक्ति से बातें करते हुए जा रहे थे और उसका पता ठिकाना पूछ रहे थे। जब अगले दोपहर में वो लोग सुभाष और नीरज प्रतापगढ़ पहुंचने वाले थे, लेकिन सुमन किसी के घर में नहीं रुकी थी। वह बाहर से ही ऐसे ही घूमती रहती थी और वहाँ घूमते घूमते पता नहीं कहाँ निकल गई थी। किसी को भी पता नहीं चला उस सुमन के बारे में। वह अनजान शख्स जिसने सुभाष को खबर दी थी, उसे भी पता नहीं चला कि सुमन कहाँ चली गई। जब सुबह वह उठा तो देख रहा था कि आसपास कहीं भी सुमन नहीं दिखाई दे रही। वह बहुत आगे तक इधर उधर जाकर भी देखता है, लेकिन उसे वह औरत कहीं दिखाई नहीं देती। वह अनजान आदमी सुमन को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी सुमन उसे बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। उसी वक्त सुभाष का फ़ोन आता है। उस अनजान शख्स के मोबाइल पर बात करता हुए कहता है कि कल शाम तक और कल रात तक वह महिला यहीं आसपास थी, लेकिन अभी सुबह से दिखाई नहीं दे रही है। नीरज, हम लोग बस पहुंचने वाले हैं, आप आसपास कहीं भी देखें और पता कीजिए। अनजान आदमी, ठीक है, मैं देखता हूँ। दोपहर 1 बजे के बाद कुछ देर के बाद रेलगाड़ी प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाती है और वो लोग तीनों वहाँ पर उतर जाते हैं। उसके बाद नीरज उस अनजान आदमी के फ़ोन नंबर से उसका पता पूछते हुए उसके पास पहुँचता है। पहुँचने के बाद वह अनजान शख्स और सुभाष, नीरज और रजत, इनकी मुलाकात होती है। तब वह आदमी कहता है कि 2-3 दिन से वह महिला यहीं आसपास घूम रही थी और मेरी निगरानी में थी, लेकिन वह किसी के घर भी नहीं जाती थी। कोई भी कुछ भी खाने को दे देता तो वो खा लेती थी। मैं भी उसकी निगरानी ही कर रहा था, लेकिन रात में पता नहीं वह कहाँ निकल गई। समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। सुभाष उस आदमी की बात को सुनकर अपना माथा पकड़ लेता है और वहीं बैठ जाता है और कहता है, भगवान, तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। नीरज और रजत सुभाष को संभालते हैं और उसे पानी पिलाते हैं। सुभाष बहुत परेशान हो रहा था। इतनी दूर से ट्रेन का सफ़र करके जाना आना, उसमें ही उसके शरीर आधा हो चुका था, लेकिन कोई करे तो भी क्या कर सकता था। सुमन उसकी बीवी थी। वह हिम्मत करके काम कर रहा था। इसके बाद नीरज और रजत सुभाष को वहीं पर थोड़ी देर में बैठा देते हैं और रजत और नीरज दोनों कुछ दूर आगे तक जाकर सुमन को ढूंढने की कोशिश करते हैं और ढूंढ कर वापस आते हैं, लेकिन सुमन कहीं दिखाई नहीं देती। अब प्रतापगढ़ में रुकने का भी कोई तुक नहीं था। रजत कहता है, बापूजी, अब इतनी दूर आ गए हैं तो चलिए हम लोग एक बार यूपी तक जाकर आ जाते हैं। सुभाष, ठीक है बेटा, जैसा तुम लोगों को उचित लगे। उसके बाद वो तीनों वहाँ से उठकर पुलिस स्टेशन में फिर से सुमन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। वहाँ पर भी फिर से पंपलेट चिपकवाते हैं। पुलिस स्टेशन में पुलिस सुमन की सारी जानकारी अच्छे से लोड करती है और उसके बारे में पूरी डिटेल्स पूछती है। और सुभाष बताता है, सुमन साड़ी थोड़ी ऊंची पहना करती थी। उसके दोनों नाक में सोने की नथ थी, कान में बाली पहनी हुई थी, उसके बाल चोटी गूथे हुए थे और काले थे। हाथ में भी भर भर के चूड़ियाँ पहनी हुई थी। साथ ही साथ सामने चांदी की मोटा कड़ा पहनती थी। पुलिस वाला सारी डिटेल लिख लेता है। सुभाष को आश्वासन देता है, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपकी बीवी को ढूंढने की। उसके बाद सुभाष, नीरज और रजत तीनों काफ़ी देर तक पुलिस स्टेशन में बैठे रहते हैं। सुभाष, नीरज और रजत तीनों प्रतापगढ़ पहुंचते हैं, लेकिन सुमन वहां से भी पता नहीं कहाँ जा चुकी थी।
इसके बाद वो लोग पुलिस स्टेशन में सुमन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर निकलने के बाद तीनों आपस में बातचीत कर रहे थे। रजत, एक बार हमें यूपी जाकर देखना चाहिए, क्या पता माँ उधर चली गई होगी। नीरज, हाँ ठीक है, हम लोग एक बार फिर से जाकर देखते हैं। सब लोग सहमत होने के बाद वो फिर से रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। उधर से यूपी जाने वाली ट्रेन आती है। तीनों उसमें बैठ जाते हैं और ट्रेन चल पड़ती है। भीड़ में भी ट्रेन में सुभाष की नज़र हर तरफ होती थी। उसकी नज़रें हमेशा सुमन को ही ढूंढती रहती थी। यही हाल नीरज का भी था। दूसरे दिन वो लोग यूपी के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे। इसके बाद वो तीनों वहां पर रेलवे पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर भी सुमन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। वहाँ का थानेदार कहता है, यहाँ पर तो हर दिन 50 कंप्लेंट आती हैं गुमशुदगी की। कभी किसी का बच्चा गुम हो गया तो कभी किसी की बीवी खो गई, कभी किसी के और कुछ गुम हो गया। नीरज, हाँ साहब, हमारी भाभी अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है। वह हमारे साथ आई थी इलाहाबाद तक, लेकिन इलाहाबाद से जब हम वापस हो रहे थे तो वो हमारे साथ थी, लेकिन टापरी रेलवे स्टेशन पर वह हमसे बिछुड़ गई। इसके बाद से हम लगातार उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह अभी तक हमें नहीं मिली है। तो बीच में कुछ दिन पहले हमें खबर मिली थी कि वो प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पर दिखाई दी है। उस समय हम लोग घर पर पहुंच गए थे। उसके बाद फिर से भाभी को लेने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ पहुँचने से पहले ही वो फिर से यहाँ से कहीं दूसरी जगह के लिए निकल चुकी है शायद। फिर हम लोगों ने सोचा कि यूपी में जाकर वहाँ पर भी कंप्लेंट लिखवा देते हैं, ताकि कभी भी हमारी भाभी इधर कहीं आए और किसी भले मानुस को दिखाई दे तो वह हमें खबर कर दे। नीरज के की बात सुनकर थानेदार कहता है, मैं आप लोगों की तकलीफ़ और परेशानी समझ रहा हूँ, हम पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद वो लोग सुमन की फ़ोटो और डिटेल्स देकर यूपी के पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट लिखवा देते हैं। साथ ही वो लोग यूपी के आसपास की जगह पर भी सुमन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अधिकतर रेलवे प्लेटफॉर्म पर वो ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनका अंदाज़ा था कि अगर सुमन मिलेगी तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही मिलेगी। इधर सुमन अपनी सुध बुध खो बैठी थी। उसे अपनी हालत का अंदाज़ा नहीं था। जिस दिशा में उसके पैर चल रहे थे वह उसी दिशा में आगे बढ़ रही थी। लोग उसे देखते तो उसे पागल समझते थे। अगर कोई उसे परेशान करता, छेड़खानी करता, तो वह उन्हें डंडा लेकर दौड़ती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। नीरज, सुभाष और रजत सुमन को ढूंढने की कोशिश करते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। दिन बीत रहे थे, सुमन की कोई खबर नहीं आ रही थी। सुभाष बहुत परेशान था। देखते ही देखते 2 महीने का समय भी निकल गया। सुभाष का परिवार खेती वाला परिवार था, तो वो लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए। लेकिन घर के एक सदस्य का ऐसे ही कहीं चले जाना कहीं ना कहीं सुभाष को अंदर तक दुखी कर जाता था। लेकिन वह कर भी क्या सकते थे। हमेशा अपनी पत्नी की सलामती की दुआ ही किया करते थे। सुभाष की बेटी भी हमेशा अपनी माँ के लिए सलामती की दुआ करती रहती थी। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए और फिर एक दिन सुभाष के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। सुभाष फ़ोन उठा लेता है। इस बार रजत सुभाष के फ़ोन से बात करता है। उधर से एक आदमी की आवाज़ आती है, आप लोगों ने जिस महिला की गुमशुदगी के पम्पलेट्स में फ़ोटो चस्पा की है, वह महिला अभी उत्तर प्रदेश की लखनऊ शहर में देखी गई है। रजत, आप कहाँ से बोल रहे हैं? वह अजनबी व्यक्ति कहता है, जी मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। अभी मैंने पम्पलेट वाली महिला को यहीं पर देखा है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को खबर कर दूँ। रजत, ठीक है, हम लोग आ रहे हैं, लेकिन हमें पहुंचने में कम से कम 2 दिन लग जाएंगे। तब तक क्या आप हमारी माताजी की निगरानी कर पाएंगे? अनजान व्यक्ति, जी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं कह नहीं सकता कि आप लोगों के आते तक वह वहीं रहेगी। रजत, तो आप ऐसा कीजिए, उस महिला को आप पुलिस स्टेशन में ले जाकर बैठा दीजिए। हम आप लोगों को पुलिस स्टेशन में ही मिलेंगे।
अनजान व्यक्ति: जी ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। फिर रजत उस व्यक्ति का फ़ोन नंबर और एड्रेस ले लेता है और फ़ोन रख लेता है। फिर उसके बारे में अपने पिताजी सुभाष जी को बताता है। बाबूजी, माँ लखनऊ में है, फ़ोन आया था। वह आदमी लखनऊ से बोल रहा था, हम लोगों को जाना होगा। सुभाष: ठीक है, जाने की तैयारी करो। इस बार भी सुभाष, नीरज और रजत लखनऊ जाने के लिए तैयार होते हैं। फिर वो तीनों फिर से दिल्ली तक बस में जाते हैं। उसके बाद रायपुर से उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। इधर 2 दिन का लंबा रास्ता कट नहीं रहा था। 2 दिन के बाद वो लोग तीनों लखनऊ शहर पहुंच चुके थे और उस अनजान व्यक्ति को फ़ोन लगाकर रजत पूछता है, हम लोग आ गए हैं आपके एरिया में, आपका घर कहाँ है? वह व्यक्ति अपने घर की लोकेशन बताता है और कहता है, मैंने उस औरत को पुलिस स्टेशन तक चलने के लिए भी कहा था, लेकिन वह मेरी बात समझ ही नहीं रही थी, ना ही वो मेरी बात मान रही थी। अभी यहीं पर ही बैठी रही, फिर पता नहीं आज सुबह से दिखाई नहीं दे रही। सुभाष उस व्यक्ति की बात को सुनकर अपना माथा ठोक कर कहते हैं, इतनी दूर पर हम लोग आए हैं और फिर से वही बात सुनने को मिल रही है। इतने बड़े शहर में, इतनी बड़ी दुनिया में अपनी बीवी को कहाँ ढूंढूं मैं? हे भगवान! फिर वे लोग सभी ऑटो में बैठकर काफ़ी दूर तक सुमन को देखने की कोशिश करते हैं और आसपास ढूंढने की कोशिश करते हैं और लखनऊ शहर के जिस एरिया में सुमन देखी गई थी, उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में जाकर सुमन की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। वहाँ पर जाकर रजत कहता है, साहब हमारी माँ हमसे 6 महीने पहले बिछड़ गई थी, लेकिन आज वह इसी एरिया में दिखाई दी गई थी, जिसकी खबर मिलने पर हम लोग उसे लेने आए हैं, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले ही वो फिर से न जाने कहाँ चली गई है। तब वह थानेदार सुमन की फ़ोटो को ध्यान से देखता है और कहता है, ठीक है, हम उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसके बाद वो सभी लोग वहीं आसपास सुमन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुमन न जाने कहाँ चली गई थी। वह एक जगह देखकर नहीं रहती, वह रात में कहीं रुक जाती और सुबह होने पर फिर से कहीं ना कहीं चलने लगती थी। कभी वह बस में बैठकर चली जाती थी, कभी ट्रेन में बैठकर और कभी पैदल ही निकल जाती थी। सुमन को अपनी सुध बुध नहीं थी, उसे गहरा सदमा लगा था। वह अपने आपों में नहीं थी, वह पागलों जैसी हरकत करने लगी थी। 1-2 दिन वहाँ पर रुककर वह लोग सुमन के बारे में पता लगाते हैं। इसके बाद फिर से वापस अपने घर आ जाते हैं। लखनऊ शहर में भी जाकर सुभाष, रजत और नीरज सुमन को ढूंढ कर आ जाते हैं, लेकिन सुमन वहाँ पर भी पता नहीं कहाँ चली गई थी। सुभाष, नीरज और रजत तीनों 1-2 दिन वहाँ पर रुककर सुमन की खोज खबर करते हैं, लेकिन सुमन उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देती है। फिर तीनों वापस आ जाते हैं। कितने उत्साहित होकर वो लोग घर से निकले थे कि सुमन मिल गई है, अब हम लोग उसे ज़रूर वापस लेकर आएंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद उसके सारे सपने टूट जाते हैं, उनकी सारी उम्मीद टूट जाती हैं और वो लोग खाली हाथ वापस आते हैं। ऐसा 2-3 बार हो चुका था। सुभाष की हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी, उसे भगवान पर पूरा भरोसा था, लेकिन पता नहीं सुभाष के मन में एक प्रकार से डर बैठ गया था कि पता नहीं अब कब सुमन हमसे कभी मिल पाएगी या फिर नहीं, अब सुमन अपने घर वापस आ पाएगी या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। धीरे धीरे समय बीत रहा था। सुमन को अपने परिवार से बिछड़े हुए 8 महीने हो चुके थे, उससे भी ज़्यादा समय हो गया था। घर में काम धाम करने में थोड़ी परेशानी आ रही थी और सुमन की बेटी के लिए भी रिश्ते आने लगे थे। अब सुभाष तो अजीब सी कस में था कि बेटी की शादी करे या सुमन को ढूंढे, क्या करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन बेटी बड़ी हो गई थी, शादी लायक हो गई थी, तो उसकी शादी करना भी ज़रूरी था। रिश्ता अच्छा देखकर सुभाष ने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। लेकिन सुभाष को ये चिंता सताई जा रही थी कि अगर उसकी बेटी घर से चली जाएगी तो घर में देखभाल कौन करेगा। इसलिए
अपने बड़े बेटे रजत की भी शादी करने की सोचते हैं और अपने बड़े बेटे रजत के लिए भी लड़की देखना शुरू करते हैं। वो लोग जहाँ भी लड़की देखने जाते हैं तो सुमन के बारे में ही बातें होती हैं। तब सुभाष को कोई जवाब देते नहीं बनता। सभी लोग भावुक हो जाते थे, लेकिन सुभाष इसे अपने भाग्य का लिखा और होनी मानकर चल रहे थे। शादी 2 महीने के बाद तय हुई थी। दोनों भाई बहन की शादी एक साथ करने के लिए सुभाष जी ने हामी भर दी थी। शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी गई थी। शादी की तैयारियां शुरू करने पर सुभाष को सुमन की रह रह कर याद आती थी, क्योंकि वह सब कामों में बहुत निपुण थी और इसके पहले वह सुमन अपने दोनों देवर और एक ननद की शादी अपने हाथों से करवा चुकी थी। लेकिन जब अपने खुद के बच्चों की शादी की बारी आई तो वह घर में नहीं थी। सुभाष को सुमन की कमी बहुत ज़्यादा खल रही थी, क्योंकि सुमन के बहुत अरमान थे अपनी बेटी की शादी के लिए। सुभाष सुमन को याद करके आंसू भी बहाता था, लेकिन अपने आंसू आज तक किसी को नहीं दिखाता था। सबके सामने वह एक जिम्मेदार पिता बनकर बैठा था। शादी वाला दिन भी पहुंच चुका था। सुभाष के बड़े बेटे रजत की दुल्हन अपने घर आ चुकी थी और सारी तैयारियों के बीच सुमन की बेटी आज दुल्हन बनकर बैठी हुई थी। अब अपनी माँ को याद करके बहुत रो रही थी, क्योंकि वह अपने परिवार में इकलौती बेटी थी और ऐसे माँ के चले जाना उसे बहुत अकेला कर गया था। शादी के समय उसे उसकी माँ के आशीर्वाद की ज़रूरत थी। उसकी माँ के आशीर्वाद के 2 बोल ही उसके नए जीवन के लिए सहारा बन सकते थे। वह अपनी माँ को याद करके बहुत रो रही थी। सुमन की बेटी भी विदा होकर अपने ससुराल चली गई थी। उसे विदाई के वक्त अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। उसकी माँ कहाँ है, वह किसी को भी नहीं मालूम था, लेकिन इतना सबको अंदाज़ा था कि माँ कहीं भी जीवित है, लेकिन वह इस दुनिया में नहीं है। ये भी किसी का दिल नहीं मान रहा था। सबको इतना अंदाज़ा था कि वह जब कहीं ना कहीं है, लेकिन कहाँ है, किस हाल में है, किसी को नहीं मालूम था। क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में एक औरत को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल काम था और सुभाष और उसके परिवार वाले इस मुश्किल काम को भी कर रहे थे। जब कभी भी सुमन के बारे में कोई भी खबर आती तो वे सब दौड़े दौड़े जाते थे और सुमन के बारे में पता करते थे। सुभाष की इतनी ज़्यादा कमाई भी नहीं थी कि वह बार बार जाकर अपनी पत्नी के बारे में पता करे। फिर भी वह सुमन की पूरी खोज खबर कर रहा था। जब कभी भी कोई भी खबर आती थी तो वह लोग पैसे की परवाह नहीं करते थे और सुमन को लेने के लिए चले ही जाते थे, लेकिन उधर से वो लोग बैरंग ही वापस लौट आते थे। समय बीत रहा था। सब अपने अपने घर परिवार में मस्त थे। सुमन की बहू ने आकर अपना घर संभाल लिया था और सुमन की बेटी भी अपने ससुराल में जाकर वहाँ के परिवार को अपनाने की कोशिश कर रही थी। सुमन को अपने परिवार से बिछड़े हुए साल भर से अधिक का समय हो चुका था। एक दिन आगरा पुलिस स्टेशन से नीरज के मोबाइल पर फ़ोन आता है। नीरज उस समय घर में नहीं था, घर से बाहर था। वह अनजान नंबर से फ़ोन को देखकर उठा लेता है, क्योंकि उन्हें लगता था कि अनजान नंबर से सुमन भाभी की खबर आ सकती है। बेवजह लोग किसी भी अनजान नंबर को वह सुमन भाभी की खबर सुनकर ही उठा लेते थे, या फिर कभी किसी की मिस्ड कॉल को भी कॉल बैक करके पूछ भी लेते थे, क्या पता कि सुमन भाभी की कोई खबर तो नहीं होगी। ऐसे ही जब नीरज के पास फ़ोन आता है तब वह उठा लेता है और बात करता है। वह फ़ोन आगरा पुलिस स्टेशन से आया था। वहाँ के थानेदार ने पंपलेट वाली महिला को अपने इलाके में देखा था, तो उसे अपने पुलिस स्टेशन में बैठाकर अपनी निगरानी में रखा था और उधर उस महिला के परिजनों से संपर्क करने के उद्देश्य से इसने फ़ोन लगाया था। थानेदार, वह महिला जो गुमशुदा थी, जिसका पंपलेट आप लोगों ने चस्पा किया था, वह अभी आगरा पुलिस स्टेशन में है। नीरज इस फ़ोन कॉल को सुनकर उछल पड़ता है और कहता है, जी सर, आप मेरी उनसे बात करवाइए। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं क्या इस बार भी सुमन
मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।